अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हैं। अच्छा जी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 20 स्टार्ट किया था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसमें हमने देखा कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं 5 और ये बेसिकली सारे स्टेप्स ही हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दूसरा नेम ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। याद कर लीजिए आप इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। अब ये जो नीचे वन बाय वन लिखे हुए हैं, नेम, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, कमेंसमेंट, ये बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के स्टेप्स ही हैं। ये एज टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर हम प्रोसेस पढ़ रहे थे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। तो वही कि पहले नाम सोचें, फिर मेमोरेंडम बनाएं, फिर आर्टिकल्स बनाएं उसके, फिर कंपनी की देखें कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया है, लेकिन बिजनेस कमेंस करने से पहले कुछ कंडीशंस तो नहीं है फुलफिल करने वाली। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बनाना है। तो ये सारी चीजें जैसे ही कर लेंगे आप, तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, और फिर आप करें अपना बिजनेस जिस तरह से भी आप कंपनी बना के मतलब बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो आपने प्लान किया, तो वो बिजनेस स्टार्ट करें। इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे थे नेम ऑफ कंपनी के। नेम कंपनी का जब आप सोच रहे हैं तो उसमें आपने किन किन बातों का, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। हमने कहा था कि कंपनी का नेम जो है, कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शंस देखी थी कि कौन सा नेम होना चाहिए कंपनी का, कौन सा नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी और पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, ये दो हेडिंग्स मेन। रिस्ट्रिक्शंस में भी हमने देखा कि कौन कौन से नेम प्रोहिबिटेड हैं। हमने कहा इनअप्रोप्रिएट हो, जो अनडिजायरेबल हो, डिसेप्टिव हो, या ऑफेंड कर रहा हो रिलीजियस सेंटिमेंट्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स या रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ पीपल, और कोई ऐसा नाम जो आइडेंटिकल हो या क्लोजली रिजेंबल कर रहा हो विद द कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये वाले नाम आपने नहीं रखने, ये प्रोहिबिटेड है। फिर कुछ नाम थे जो जो प्रोहिबिटेड तो नहीं है, लेकिन उनको रखने से पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए, जो पैट्रोनेज या कनेक्शन शो कर रहे हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कोई मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी या कोई ऐसा बिजनेस जिसको शुरू करने से पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है। तो ऐसे नाम रखने से पहले आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। फिर हमने देखा कि ओके, नाम डिसाइड हो गया, अब क्या करें। आपने कहा अब हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और अपने नाम को रिजर्व करवाएंगे। नाम पसंद आ गए आपके रजिस्ट्रार को, अब आप स्पेसिफाइड फॉर्म और प्रिस्क्राइब फी पे करें और नाम जो है वो रिजर्व करवा लें। और टाइम लिमिट थी इसके लिए 60 डेज की। और अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है कि भाई ये नाम नहीं रखना आपने, या व्हाटसोएवर कोई किसी भी रीजन की वजह से, तो आप जा सकते हैं उसके रिफ्यूजल के, आप कितने दिन जी, रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर अंदर आप जाएंगे कमीशन के पास, उसको अपील कर देंगे कि जी ये मेरा नाम रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों मना किया है। अब कमीशन अपनी वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद फिर जो है उसका डिसीजन जो भी होगा वो ऑर्डर करे कि रख लें नाम या ना रखें, उसका डिसीजन फाइनल होगा। उसके बाद है, हमने देखा कि सपोज आप कोई नाम गलत हो जाता है कंपनी का, रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है। लेकिन आप जाएं रजिस्ट्रार के पास, वो अप्रूव कर देता है, तो आपने नाम को रेक्टिफाई कर लें। अब दूसरा क्या है कि अगर सपोज एक तो आप खुद रेक्टिफाई कर लें, जाके रजिस्ट्रार की अप्रूवल ले लें, या रजिस्ट्रार खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये तो नाम पहले मतलब आइडेंटिफाई ना कर सका और बाद में उसने देखा कि जी नाम ये तो नहीं होना चाहिए, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करके और टाइम लिमिट भी देगा कि जी इतने दिन के अंदर अंदर आप नाम चेंज कर लें। और अगर आपने नाम चेंज ना किया, फेलियर टू कंप्लाई,
तो फिर वो खुद ही नाम चेंज कर देगा, सही वाला रख के आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा। तो इन एनी केस नेम तो चेंज होगा अगर रजिस्ट्रार को लगा कि नाम सही नहीं है। फिर हम देख रहे थे कि नेम चेंज करना इज नॉट सेम थिंग विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। तो नेम चेंज करने की हमने कुछ रीजंस देख ली थी कि रीजन ये थी कि बिजनेस की नेचर चेंज हो गई है या मैनेजमेंट कंपनी की नई आ गई है जो कि बिजनेस नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अब वो नेचर कंपनी के नेम के साथ मैच नहीं करती या इन लाइन नहीं है, तो जरूरत पेश आई कि कंपनी का नेम भी चेंज किया जाए। इट्स नॉट ए रेक्टिफिकेशन अगेन, इट्स अ चेंज ऑफ नेम। तो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, स्पेसिफिक प्रोसीजर और द स्टेप्स which are basically described in the law कि आपने जब नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए ये करना है आपने। अब नेम चेंज करना है तो हम यहाँ पे थे बेसिकली कि जब नेम चेंज करना है तो सबसे पहले आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन हमने देखा था क्या होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की एक मीटिंग है, उस मेंबर्स की मीटिंग में एक ऐसा डिसीजन है बेसिकली जिसके लिए 3/4 ऑफ द मेंबर्स का एग्री होना जरूरी है और वो 3/4 ऑफ द मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स भी हो, वो उस पे वोट भी कर सकते हो और वो वोट आइदर इन प्रेजेंट जो प्रेजेंट हो इन पर्सन या थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट ये वोट कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो होती है जो जनरल मीटिंग, ऑब्वियसली मेंबर्स की मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग नहीं होती। और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको कम से कम 21 दिन का नोटिस देना है पहले मीटिंग का कि जी हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं, हम ये रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। तो कम से कम 21 दिन पहले आपने बता देना है पूरा एजेंडा और साथ पूरी एक डिस्क्रिप्शन बतानी है कि हम क्या मतलब बेसिकली क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। तो आप बताएंगे जी नेम चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, क्या रीजन रही है, ताकि जो मेंबर्स हैं वो अपनी तैयारी करके आए, उनको पहले से एजेंडा पता हो कि चीजें क्या डिस्कस होंगी, तो आके वो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें। यहाँ तक हमने बेसिकली पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कंपनी को का नेम चेंज करने का पूरा अब एक जो प्रोसेस है वो फॉलो कैसे, वो क्या है वो हम देखते हैं। हम बकायदा स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हम बार बार जो देख रहे हैं, हमने क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। इट्स मीन कि हम देख रहे हैं कि 3/4 ऑफ द मेंबर्स जो आइदर प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट और जिनके पास वोटिंग राइट भी है उन्होंने वोट कर दिया है और वो एग्री भी है इस चीज पे, और ये एक जनरल मीटिंग थी और इसका 21 दिन पहले नोटिस भी दिया हुआ था। इट्स मीन के स्पेशल रेजोल्यूशन हो गई है पास। ओके, आपने अपने मेंबर्स की तो अप्रूवल ले ली हुई है। अब लॉ कहता है कि मेंबर्स की तो ले ली अप्रूवल, अब रजिस्ट्रार की भी अप्रूवल लें और वो अप्रूवल रिटन अप्रूवल होगी। सिर्फ जुबानी कलामी बातचीत नहीं होगी। रजिस्ट्रार आपको एक नोटिफिकेशन या एक डॉक्यूमेंट देगा जिसके ऊपर उसने लिखा होगा कि जी ये ले, मैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर रहा हूँ नेम को चेंज करने की। तो एक रिटन अप्रूवल आपको मिलेगी। रजिस्ट्रार एंटर कर देगा न्यू नेम कंपनी का इन रजिस्टर, जो उसकी बुक्स हैं, जो उसका एक रजिस्टर बना हुआ है उस कंपनी से रिलेटेड, वहां पे वो जाके एक नया नाम एंटर कर देगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लेगा, अपने रिकॉर्ड्स को, पुराना नाम जो है उसको निकाल देगा और नए नाम का डॉक्यूमेंट रख देगा। अब जैसे वो नया नाम एंटर करेगा उसके बाद वो क्या होगा, आपको एक न्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। तो जैसे ही आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा जो ये जाहिर कर रहा होगा कि जी
ये देखिए, ये एक एविडेंस है कि कंपनी का नाम चेंज हो गया है। तो अब आपका चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब कंपनी को एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। अब कंपनी ने क्या करना है, जैसे ही नेम चेंज कंप्लीट हो गया, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, अब सवाल यह है कि लोगों को तो पुराना नेम पता है और एकदम से नाम चेंज करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है। वो रास्ता तो नहीं भूल गए कि यहाँ पे तो किसी और कंपनी का नेम लग गया है। तो इस चीज से बचाने के लिए फिर लॉ ने कहा कि आप क्या करें कि जैसे ही आपका नया नाम लग गया, अब आपने अपना जो नया नाम है कंपनी का, न्यू नेम, अब आपने न्यू नेम ही ऑब्वियसली पब्लिश करना है बाहर, ऑफिसेज के बाहर, ताकि पता चले कि कंपनी का नेम ये है। इस न्यू नेम के साथ अब जो ओल्ड नेम है वो अब आपने अभी रिमूव नहीं करना। उस ओल्ड नेम को एटलीस्ट 90 डेज तक इसके साथ लिखे रखना है। जहां जहां भी कंपनी का नाम आता है, जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे, कंपनी के बाहर ऑफिस के नाम जो लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जहां जहां भी कंपनी का पुराना नाम लिखा हुआ है और वहां आपने न्यू नेम एंटर करने जा रहे हैं अब आप, तो वहां वहां न्यू नेम के साथ पुराना नेम भी आपने लिखे रखना है। कम से कम कितने दिन तक? 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ, उस डेट से 90 दिन तक आपने हर ऑफिस, हर प्लेस ऑफ बिजनेस आपने, और हर डॉक्यूमेंट पे या हर नोटिस ऑफ जो भी है कंपनी का, उस पे आपने पुराना नेम और न्यू नेम लिखे रखना है। इसकी रीजन ये है, इसकी लॉजिक ये है कि लोगों को अभी न्यू नेम नहीं पता। आपके जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, नए मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जितने भी, या कुछ मेंबर्स जो मीटिंग में नहीं आ सके, तो बाहर जितने भी उसके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं कंपनी के, उन सब को ये पता चले कि अब कंपनी का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि 90 दिन तक आना जाना और हो जाएगा, फेमिलियरिटी हो जाएगी, काफी लोगों को पता चल जाएगा कि अब कंपनी का नेम चेंज हो गया है। तो 90 दिन के बाद आप पुराने नाम को कर दें डिस्कार्ड और फिर आप नया नेम ही चलाएं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। नेम चेंज हो गया आपका कंप्लीट। अब दो बातें हैं, 2 पॉइंट्स कह लें या 2 एक्सेप्शंस कह लें। वो कहते हैं कि एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। आपको याद होगा कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो हम कहते हैं जी सिग्मा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। ये कंपनी चाह रही है कि हम पब्लिक कंपनी हो जाएं, यानी कि अब ये प्राइवेट नहीं रहेगी। प्राइवेट में आपको पता है कि 50 तक मेंबर्स होते हैं, 2 से 50 तक। पब्लिक को सब्सक्रिप्शन इनवाइट नहीं कर सकते और शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन चूंकि हटाना चाहते हैं या किसी और रीजन की वजह से ये कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी कहती है कि अब हम बनना चाह रहे हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी आपको पता है कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, व्हाटसोएवर, लेकिन अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं, अब ये पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। हमने पढ़ी थी ना कंपनी की टाइप स्टेटस के हिसाब से चैप्टर 19 में, पब्लिक और प्राइवेट में भी सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल मेंबर, और पब्लिक में भी फर्दर लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होने जा रही है, यानी कि अपने मेंबर शायद इसने बढ़ाने होंगे या पब्लिक से सब्सक्रिप्शन इनवाइट करनी है, शेयर्स ट्रांसफर करना चाह रही है। तो व्हाटसोएवर किसी भी रीजन की वजह से ये पब्लिक कंपनी होने जा रही है। द क्वेश्चन इज कि जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में जाएगी, अब इसका नेम सिग्मा प्राइवेट लिमिटेड से सिग्मा लिमिटेड हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा लिमिटेड। तो क्या ये नेम चेंज है? नहीं। आंसर इज ये नेम चेंज नहीं है, ये तो कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है। अब इस पे ये प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, ये चेंज ऑफ नेम वाला। इट्स नॉट अ चेंज ऑफ नेम, इट्स अ चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ अ कंपनी, कि वो प्राइवेट से पब्लिक हो गई है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम है, इट्स अ स्टेटस चेंज।
तो ये वो दूसरा प्रोसीजर लगेगा जो स्टेटस चेंज करने पे होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक में जा रही है तो वो स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। ये पहला पॉइंट था इसमें 2 पॉइंट्स में। सेकंड पॉइंट इज, अब कंपनी का चूंकि नेम चेंज हो चुका हुआ है, हो सकता है कि कंपनी के किसी कस्टमर ने या किसी सप्लायर है, कोई कस्टमर था, कंपनी कोई गारमेंट्स का काम करती थी, या आप कह लें कि वो पहले व्हीकल का काम करती थी। कंपनी ने कोई व्हीकल या बाइक किसी कस्टमर को डिफेक्टिव भेज दी, ठीक है, डिफेक्टिव सेल कर दी। अब कस्टमर की कोई कह लें कि जी कंप्लेंट आई, कंपनी कहती है कि हमने आपके पैसे नहीं देने, जबकि कस्टमर कहता है कि अपनी चीज लें वापस और मुझे मेरे पैसे वापस करें। इन्होंने जी नहीं कोई बात सुनी, कस्टमर ने अपने पैसे रिकवर करने के लिए या अपना नुकसान कवर करने के लिए कंपनी के खिलाफ कर दिया केस, सूट फाइल कर दिया, कोर्ट में गया वो। अब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है कंपनी के खिलाफ, ठीक है। इसी के दौरान ही कंपनी ने क्या किया, अपना नेम चेंज कर लिया। कंपनी अब बाइक्स की बजाय, अब व्हीकल की बजाय, आपको याद हो कि अब वो गारमेंट्स का काम करना चाह रही है, तो उसने अपना जो है वो निशात रखना था ना नेम, जिसकी वजह से हम देख रहे थे, तो वो निशात करने जा रही है, निशात लिमिटेड। अब क्वेश्चन इज कि ये जो सूट फाइल किया हुआ है उस कस्टमर का कंपनी के खिलाफ, तो क्या ये बंद हो जाएगा? क्योंकि कंपनी तो अब, पहले तो कंपनी कोई और थी, पहले कंपनी थी एटलस होंडा लिमिटेड, अब कंपनी है निशात, तो क्या वो लीगल प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ रुक जाएंगी? तो ये क्वेश्चन है। आंसर इज नो। द रीजन बिहाइंड दिस कि कंपनी तो वही है, उसने सिर्फ अपना नेम चेंज कर लिया। मिस्टर एक्स, कह लें कि जी जिसका नाम पहले असलम था, उसने अपना नाम बस बदल लिया, मिस्टर असलम की जगह शेख रहमान रख लिया। तो क्या जिन लोगों ने असलम से पैसे लेने हैं वो इस बेस पे पैसे माफ कर देंगे क्योंकि अब ये शेख रहमान हो गया है? नहीं, पर्सन तो वही है, सिर्फ क्या हुआ, उसने अपना नाम बदला है, काम तो वही है। ये पहले भी खराब आदमी था, खराब आदमी तो ये अब भी है। बस हो सकता है कि कोई एक बंदा है जो पहले बुरा था, बैड पर्सन था, उसने अपनी आदतें चेंज की तो वो गुड पर्सन हो गया। तो सिर्फ नेचर चेंज हुई है, नेम चेंज हो गया यहाँ पे, तो इट डजंट मीन कि जो इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हैं या किसी ने जो इसको कर्जे दिए हैं वो माफ कर दिए जाएं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तो कंपनी के केस में भी कंपनी ने सिर्फ अपना नेम चेंज किया है, कंपनी ने कोई कह ले जी किसी और को सेल आउट नहीं कर दी कंपनी, उसका ऑनर चेंज नहीं हुआ या उसके मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई या उसने अपनी एसेट लायबिलिटी खत्म नहीं की, पुरानी कंपनी वैसी की वैसी है, सिर्फ नाम चेंज किया है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी हैं उसके खिलाफ वो एज इट इज चलती रहेंगी। लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या उसके खिलाफ कोई डेट्स हैं, जो कोई लायबिलिटीज हैं, वो एज इट इज, पहले किसी ने असलम को पैसे देने थे, अब वो है तो असलम ही, पुराने लोग असलम के नाम से जानते हैं, अब वो शेख रहमान को पैसे देंगे, लेकिन बंदा तो वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। अच्छा जी, हमने देख लिया। हम अपने नोट्स पे आते हैं। नोट्स में हमने ये भी देख लिया, नेम ऑफ कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस में चेंज ऑफ नेम, ये सारा प्रोसेस भी हमने देख लिया है। अब हम आ जाते हैं पब्लिकेशन ऑफ नेम्स पे। पब्लिकेशन ऑफ नेम्स क्या हो बातचीत हो रही है, ये थी रिस्ट्रिक्शंस, ये है पब्लिकेशन। इसको समझते हैं। पब्लिकेशन
अगेन इसको क्या कहते हैं? पब्लिश करना, शाया करना, जाहिर करना, ठीक है, कहीं जगह पब्लिश करना, नशर करना, समथिंग, आप जो भी इसके मतलब ले लें, ठीक है। नाम से वो कह रहे हैं कि जो कंपनी का नाम है, अब वो आपने पब्लिश करना है, तो लॉ इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स कहता है। लॉ कहता है कि आपने कंपनी का नेम, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर, वो जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला होगा तो उसके ऊपर शुरू में एक नंबर आ रहा होगा। तो जैसे आपकी कोई सनद होती है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो उसके ऊपर कोई एक सीरियल नंबर टाइप कुछ चीज मेंशन हुई होती है, वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए होते हैं। तो इसी तरह कंपनी का भी एक सर्टिफिकेट के ऊपर इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा होगा। अब ये चीजें हैं जो कंपनी ने पब्लिश करनी है, कहाँ कहाँ पब्लिश करनी है वो अभी देखते हैं, लेकिन चीजें क्या क्या पब्लिश करनी है वो देख रहे हैं। नेम, इनकॉर्पोरेशन नंबर, ये कंपनी ने डिस्प्ले करना है कहाँ पे? आउटसाइड एवरी ऑफिस। कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जैसे बैंक है, बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेज, जगह जगह पे ब्रांचेज होती हैं, तो उस बैंक ने, बैंक भी एक कंपनी होती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाती है, बैंकिंग कंपनी। तो आपने आउटसाइड एवरी ऑफिस या प्लेस है, जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस, ये आपने डिस्प्ले करना है। अब एक टर्म लिखी हुई है कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस, तो आपने भी इसे ऐसे ही याद करना है, इन अ कॉन्स्पिशियस मैनर। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या है? वाज़ेह, क्लियर। इसका मतलब आपने कंपनी का नाम, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर, अपने हर कंपनी के जो आउटसाइड एवरी ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां पे कंस्पिशियस मैनर में डिस्प्ले करना है। कंस्पिशियस लिखने का पर्पस ये है कि बाज़ औक़ात आपने कंपनी का नाम बाहर लिख तो दिया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, या बोर्ड जो है वो उस जगह पे लगा हुआ है, कोई और चीज उसके सामने लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन जिसके मतलब रुकावट बन रही है, लोग उसको रीड नहीं कर पा रहे, तो वो रीडेबल नहीं है। तो ये कंस्पिशियस लिखने का पर्पस ये है कि वो लोगों को दिखे भी, मेंबर्स को, कस्टमर्स को, मतलब उसके जो भी पर्सन्स हैं रेलेवेंट, तो आपने उसे सही जगह शो करना है। फिर नाम इतना छोटा हो, आपने छोटा सा एटलस होंडा लिख दिया, किसी को दूर से नजर भी नहीं आ रहा, तो आपने उसे ये सारी चीजें कॉन्स्पिशियस में आती हैं, ये एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। उसके अंदर आप मतलब किसी तरह से भी वो नाम अनक्लियर ना हो किसी को, तो इस वजह से एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी यूज की गई कि कॉन्स्पिशियस मैनर में, ना छोटा हो, ना फॉन्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो आपने नेम डिस्प्ले करना है वो सही जगह पे करना है कि कोई रुकावट ना हो सके, तो ऑल इंक्लूडेड इन द कॉन्स्पिशियस। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक मिला हुआ है वो तो एक ही होगा। वो कह रहे हैं कि आपके जितने भी ब्रांचेस हों, जितने भी ऑफिसेज हों, इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आपने हर ऑफिस पे रखनी है, दिखाने के लिए कि ये वाकई ये कंपनी रजिस्टर हुई हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब आपको मिल गया, ये एक एविडेंस है कि वाकई ये जो कंपनी हुई है, रजिस्टर हुई है, फॉर्म हुई है, अंडर लॉफुल मीन्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही हुई है, तभी ये रजिस्ट्रार ने इसको फॉर्म किया, आपको परमिशन दी, अप्रूवल दी, इसको रजिस्टर किया। फिर उसने कहा जी आप कंपनी का जो नेम है वो आपने इंग्लिश, उर्दू में जो कंपनी की सील है उसके ऊपर भी इनग्रेव करवाना है। कंपनी की एक कॉमन सील होती है, ठीक है, उसके ऊपर आपने इंग्लिश में और उर्दू में इनग्रेव करवाना है, इनग्रेव्ड, इनग्रेव करवाना है। इसके अलावा नेम, एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस का जो एड्रेस है, टेलीफोन। अब ये बता रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या क्या चीजें, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी है। वो आपने डिस्प्ले करना है कंपनी का नेम, एड्रेस ऑफ
कंपनी या रजिस्टर ऑफिस, टेलीफोन नंबर, फैक्स या ईमेल, वेबसाइट का एड्रेस, ये सारी चीजें कंपनी का जो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर ये पहले से ही आपने ये चीजें जो हैं वो पब्लिश करवा देनी है, ताकि वो डॉक्यूमेंट कहीं भी जाए तो पता होगा ये डॉक्यूमेंट इस कंपनी की तरफ से आया है। ठीक है, जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये चीजें, नाम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस जो है। जैसे अगर मैं सीएफई का आपने कभी लेटर हेड पे देखा हो तो सीएफई हो गया या कोई और कंपनी, ये इंस्टीट्यूट के अलावा जैसे कोई कह लें जी, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं एटलस होंडा ही, या आईकैप देख लीजिए। आईकैप भी एक बॉडी है, तो आईकैप की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर बकायदा आईकैप का नीचे एड्रेस आ रहा होता है, टेलीफोन नंबर आ रहा होता है, आईकैप का नेम आ रहा होता है, ठीक है, ईमेल, वेबसाइट, एड्रेस प्रॉपर आ रहा होता है उसका। तो ये एक एग्जांपल है। अच्छा जी, हमने ये देख लिया कि आपने नाम को पब्लिश कैसे करना है। अब अगर इसके लिए फिर कुछ पेनल्टीज भी हैं। अगर आपने नेम को सही तरीके से, जैसे मैनर में ऊपर डिस्क्राइब किया है, उस तरह से आपने सही से इसे डिस्प्ले नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, तो अगर आपने नेम मैनर के मुताबिक पब्लिश नहीं किया, या फिर आपने कॉमन सील पे इनग्रेव नहीं किया, कॉमन सील पे इनग्रेव नहीं किया, ऊपर जो भी हमने चीजें पढ़ी, या उस मैनर में नहीं किया एज पर मैनर डिस्क्राइब इन एक्ट, या फिर आपने कॉमन सील जो है किसी और डॉक्यूमेंट पे यूज की जो कि कंपनी के थे ही नहीं, या किसी और बंदे को ऑथोराइज किया कि वो कंपनी की कॉमन सील को यूज करे, या फिर कोई आपने डॉक्यूमेंट इशू किया, वो डॉक्यूमेंट था कंपनी का लेकिन उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो जो चीजें हमने मेंशन की ये नहीं थी, तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपने इशू किया या किसी और बंदे को अथॉरिटी दी कि वो इस डॉक्यूमेंट को इशू करे बगैर इन चीजों के मेंशन के, तो ये हो जाएगी एक नॉन कंप्लायंस आपके उस सेक्शन की, तो आपको फिर लगेगी जी पेनल्टी। तो आपको जो है पेनल्टी के कुछ लेवल्स हैं। आपको ये नहीं कहा कि पेनल्टी क्या लगेगी, बस उन्होंने कहा जी पेनल्टीज के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 एक छोटे दर्जे की पेनल्टी, फिर उससे थोड़ी बड़ी पेनल्टी, फिर लेवल 3 में आपको फिर फाइन भी होएगा, शायद इम्प्रिजनमेंट भी है। तो इस तरह एक बस उन्होंने सिंपल कहा कि आपको लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करें इस पे तो आपको किस लेवल की पेनल्टी लग सकती है, तो आपको एमसीक्यूज में फिर चूज करना होगा लेवल 1 की। अगर आप ये चीजें ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है वो चीजें आप एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, साथ साथ आप उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब हम इसे बुक से देख लेते हैं कि हमने इसे कहाँ से कहाँ तक कवर कर लिया, और नोट्स से भी देख लेते हैं। नोट्स में हमने ये कवर कर लिया पूरा नेम ऑफ द कंपनी, जिसमें पब्लिकेशन है और पेनल्टीज फॉर है। अब हम बुक पे आ जाते हैं। बुक पे हमने ये प्रोहिबिटेड नेम कवर कर लिया, पूरा का पूरा पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ये हमने सारा देख लिया, और ये पेनल्टीज फॉर नॉन पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम अपना इंशाल्लाह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट करेंगे अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ओवर थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हेडिंग क्या है जी? थर्ड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप चीजें जो है वो साथ साथ ही याद कर रहे हैं, एटलीस्ट हेडिंग्स तो आप साथ साथ याद कर रहे हैं। ठीक है जी।